तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। तो फाइनली कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा दहन और ज्वाला, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नोट्स आपके यानी पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के जो नोट्स हैं तो उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप उन चैप्टर के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। और इनके जो पीडीएफ है अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये जो आपको नंबर दिए गए हैं इन नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या आपको नोट्स कैसे परचेज करने हैं तो उनकी जो पूरी प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां जाकर आप ये नोट्स पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं और एकदम बेस्ट नोट्स हैं। इनको पढ़कर आप कक्षा 8 विज्ञान के अंदर एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले आपके इसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपके दहन, यानी दहन क्या है, तो दहन की परिभाषा क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल हैं। तो पूरा जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या देता है, उष्मा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या देता है, उष्मा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो ये दहन की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जिस पदार्थ का दहन होता है, यानी जो पदार्थ जलता है, तो जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दाह्य पदार्थ कहते हैं, या उसको हम ईंधन भी कहते हैं। यानी जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जो पदार्थ जलता है उसको हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है इसके उदाहरण, यानी जो दाह्य पदार्थ है जो ईंधन है उनके क्या क्या उदाहरण है। तो इसमें सबसे पहले है लकड़ी, उसके बाद में है कागज, उसके बाद में है मिट्टी का तेल। ओके, ये सब क्या है, ये सब आपके ईंधन हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जिस पदार्थ का दहन नहीं होता, यानी जो पदार्थ नहीं जलता है उसे हम क्या कहते हैं, अधायी पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लोहे की कील, यानी लोहे की कील है उसका कभी भी दहन नहीं होता। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पत्थर का टुकड़ा, तो इसका भी कभी दहन नहीं होता। उसके बाद में है कांच, तो कांच का भी दहन नहीं होता। तो ये सब क्या हैं, ये सब आपके अधायी पदार्थ हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ज्वाला। तो सबसे पहले देखिए ज्वाला क्या है, यानी ज्वाला की जो परिभाषा है वो क्या है। तो जब किसी पदार्थ का दहन होता है, यानी जब किसी पदार्थ का दहन होता है या जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल कर आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो ज्वाला की ये परिभाषा आप सभी बच्चों को अच्छे से याद करनी है कि जब किसी पदार्थ का दहन होता है या जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल कर आती हैं और उन लपटों को हम क्या कहते हैं, उनको हम ज्वाला कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ज्वलन ताप, और ज्वाला की जो संरचना है वो आपके बुक में मिल जाएगी, तो वो संरचना भी आपको बनानी आनी चाहिए। ओके, काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसकी परिभाषा आप सभी बच्चों को अच्छे से याद करनी है। तो ज्वलन ताप क्या है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। तो ये परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ज्वलनशील पदार्थ, यानी ज्वलनशील पदार्थ क्या हैं, तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप है वो बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक यानी आसानी से आग पकड़ लेते हैं
उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और उदाहरण है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या है, ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। और उसके बाद में एल्कोहल, ये भी आपके ज्वलनशील पदार्थ है। और एलपीजी, जिसका पूरा नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ज्वलन ताप, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में है हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि जो आग होती है, जो आग जलती है, तो उस पर हम नियंत्रण कैसे पाते हैं, यानी उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आग लगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर आग लग जाती है तो हम उस पदार्थ से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद कर देते हैं और आग पर नियंत्रण है वो पा लेते हैं। कि आग लगने के लिए क्या जरूरी है, किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पदार्थ से, जिसमें आग लगी है, तो उस पदार्थ से हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या कर देते हैं, एकदम बंद कर देते हैं। और आग पर क्या पा लेते हैं, कंट्रोल पा लेते हैं, नियंत्रण पा लेते हैं। तो अच्छे से आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। यानी आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके ईंधन, और सेकंड है आपके वायु, जहां पर ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, और तीसरा है आपके उष्मा। तो आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके ईंधन, सेकंड है आपके वायु, और थर्ड है आपके उष्मा। और उष्मा क्या है, आपके ईंधन का ताप। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, यानी आग को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में है आपके दहन के प्रकार, यानी दहन कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर मैंने दो प्रकार इसके लिख रखे हैं, लेकिन ये 3 प्रकार का होता है। तो तीसरा प्रकार है वो आपको बताना है, तीसरे प्रकार का क्या नाम है। ओके, तो दहन के प्रकार, तो जिसमें पहला क्या है आपके तीव्र दहन, और दूसरा है आपके सवत दहन। ओके, यानी तीव्र दहन और सवत दहन, और तीसरा है आपके विस्फोटक। ओके, वो भी आपको ध्यान रखना है। और जिसमें पहला है आपके तीव्र दहन, यानी तीव्र दहन क्या है, तो इस प्रकार का दहन जिसमें गैस है वो तेजी से जलने लगती है और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार का जो दहन है वो क्या कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है। कि इस प्रकार का दहन जिसमें गैस है वो तेजी से जलने लगती है, गैस वो क्या करती है, तेजी से जलने लगती है, और उष्मा और प्रकाश क्या करती है, वो उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार का जो दहन है वो क्या कहलाएगा, तीव्र दहन कहलाएगा। उसके बाद में है सवत दहन, यानी सवत दहन क्या है, तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, उसे हम क्या कहते हैं, सवत दहन कहते हैं। कि इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, उसे हम सवत दहन कहते हैं। उसके बाद में है ईंधन क्या है, यानी ईंधन की क्या परिभाषा है, ईंधन किसे कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो ईंधन क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ईंधन की परिभाषा क्या आपको लिखनी है कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये हैं। और इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, इन पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। तो ये ईंधन की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करनी है। और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि अच्छा ईंधन क्या है। तो अच्छे ईंधन के क्या परिभाषा है, या फिर अच्छे ईंधन के क्या गुण हैं, और अच्छे ईंधन को हम आदर्श ईंधन भी कहते हैं। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो आदर्श ईंधन है, जो अच्छा ईंधन है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसमें पहला गुण क्या होना चाहिए कि जो सहज उपलब्ध हो जाता है, तो सहज उपलब्ध हो जाता है उसको हम अच्छा ईंधन कहते हैं। दूसरा गुण क्या है कि यह सस्ता होता है, जो ईंधन सस्ता होता है उसको हम अच्छा ईंधन मान सकते हैं। और तीसरा गुण है आपके
कि वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। और 4 नंबर गुण क्या है कि यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम अच्छा ईंधन या आदर्श ईंधन कह सकते हैं। और 5 नंबर गुण है आपके कि यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ है वो नहीं छोड़ता है। तो उसे भी हम आदर्श ईंधन या अच्छा ईंधन कहते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके ईंधन दक्षता। तो ईंधन दक्षता क्या है? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? ऊष्मीयमान कहलाती है। तो सबसे पहले आपको ऊष्मीयमान की परिभाषा है वो याद करनी है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसकी ऊष्मीयमान कहलाती है। और ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि ईंधन का जो ऊष्मीयमान है उसको हम किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि ईंधन का जो ऊष्मीयमान है उसका क्या मात्रक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका मात्रक क्या होगा? आपके किलो जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है साइंस के अंदर। तो इसमें क्या क्वेश्चन है आपके कि ईंधन दक्षता क्या है? तो सबसे पहले हम ईंधन दक्षता की बात कर रहे हैं। तो ईंधन दक्षता है वो ईंधन दहन प्रक्रिया द्वारा जारी ऊर्जा का वह अनुपात जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन दक्षता कहते हैं कि ईंधन दहन प्रक्रिया द्वारा जारी ऊर्जा का वह अनुपात जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उसको हम ईंधन दक्षता कहते हैं। और वाहनों के लिए इसे मील प्रति गैलन या किलोमीटर प्रति लीटर में मापा जाता है। तो आप सभी बच्चों को जय माता दी कमेंट में जरूर लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ईंधन है उसके दहन से जो हानिकारक उत्पाद हैं वो प्राप्त होते हैं। और क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो इसमें पहला हानिकारक प्रभाव क्या है कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। और ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसमें पहला जो हानिकारक प्रभाव है वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। दूसरा हानिकारक प्रभाव है कि इन ईंधनों का अपूर्ण दोहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। और ये गैस अत्यंत विषैली गैस होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना है वो खतरनाक होता है। बंद कमरे में कोयला जलाना क्या होता है? खतरनाक होता है। और उससे जो उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो क्या करती है? कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह आपको जरूर ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। और वायु में CO2 गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और 4 नंबर जो हानिकारक प्रभाव है कि कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस है वो निकलती है। और यह गैस दम घोटू और संक्षारक गैस होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। और ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको जरूर ध्यान देनी है अम्ल वर्षा की। और उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, क्या कारण है? तो इसका कारण आपको बताना है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब CNG का उपयोग होने लगा है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, यानी कम मात्रा में करती है। इसलिए CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस है वो एक अधिक स्वच्छ ईंधन माना गया है।
तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार कक्षा 8 से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।